दौरे नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। झुंझुनू के नवलगढ़ के भगीरा गांव में शुक्रवार शाम को निकली एक बारात लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई। बारात 11 ऊँटों पर निकाली गई थी। भगीरा से बारात घंटे भर में 5 किलोमीटर दूरी तय कर बुगाला पहुंची। इस अनूठी बारात को देखकर हर कोई अपने घर से बाहर आ गया। भगीरा निवासी घोड़ाराम ने दूल्हे बने अपने बेटे राजवीर की बारात ऊंट गाड़ियों पर निकाली। एक साथ सजी 11 ऊंट गाड़ियों पर बाराती बैठे थे। बारातियों को उत्साह चरम पर था। भगीरा गांव में ऊंट गाड़ियों पर बारात करीब 50 साल बाद ही देखने को मिली है। बुगाला गांव की सीमा पर बारातियों का स्वागत किया गया। बूढ़ाराम ने बताया कि बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ऊंटों पर बारात ले जाने का मानस बनाया। सभी घर वालों की इच्छा थी कि बारात ऊंट गाड़ी से जाए। इतने ऊंट गाड़ी की व्यवस्था करना थोड़ा कठिन लग रहा था। ऊंट गाड़ियों के लिए गांव और दूसरे गांव में भी संपर्क किया गया। बुजुर्ग लोगों का मानना है कि इस तरह से कम दूरी की बारातों में जो ऊंट गाड़ियों से बारात ले जाने का चलन दोबारा शुरू हुआ है, इससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। बिहार के दानापुर के फुलवारी शरीफ की एक अनोखी शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। एक डॉक्टर पुत्र दुल्हा बन शादी करने और पिता के सपनों को साकार करने के लिए गांव में हेलीकॉप्टर से बारात लेकर पहुंचा। दरअसल उनके पिता की इच्छा थी कि वे अपने बेटे की बारात हेलीकॉप्टर से लेकर आएं, लेकिन पिता बेटे को सेहरा बनता देखते इससे पहले ही वे इस दुनिया को अलविदा कह गए। पिता की इस इच्छा को उनके बेटे ने पूरा किया और पिता की जगह अपनी मां के संग हेलीकॉप्टर से बारात लेकर गए। शादी के लिए जब उड़न खटोला से दूल्हे राजा उतरे तो आसपास के लोगों की हुजूम इकट्ठा हो गई और दूल्हे की उड़न खटोला को देखने लगी। लड़की वाले भी बोले, सीना हमारा चौड़ा हो गया क्योंकि हमारी बेटी की जीवन साथी हेलीकॉप्टर से गाँव आया। ऐसा है कि मेरे पिताजी का एक सपना था कि आप लोग शादी करें तो हेलीकॉप्टर से जाए, और उसके बाद क्या है कि मेरे पिताजी डेथ कर गए। मेरी माँ को, पिताजी का तो सपना अधूरा रह गया, लेकिन अपनी माँ को बैठा कर लाया हूँ, मेरा सपना पूरा हो। मेरठ में 4 घंटे के बाद बारहसिंघा का रेस्क्यू कर लिया गया। वन विभाग की टीम ने घर से वन्य जीव का रेस्क्यू किया है। बारहसिंघा को उसे प्राकृतिक वास में छोड़ा जाएगा। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट की टीम की देखरेख में इस रेस्क्यू ऑपरेशन को किया गया, क्योंकि जरा सी चूक वन्य जीव की जान पर भारी पड़ सकती थी। उसे हार्ट अटैक का खतरा हो सकता था। दरअसल ये बारहसिंघा भटक कर शहर की तरफ आ गया था। दौड़ता हुआ बारहसिंघा जलकल विभाग के कर्मचारियों के घरों में घुस गया था। अचानक घर में बिन बुलाए मेहमान को देखकर पूरा परिवार घबराकर चिल्लाने लगा। परिवार की चीख सुनकर अन्य कर्मचारी और राहगीर अंदर की तरफ भागे तो देखा वहां जंगली जीव बारहसिंघा था। बारहसिंघा को देखकर मौके पर भीड़ लगने लगी। जल निगम कर्मचारी का परिवार बारहसिंघा को घर से बाहर निकालने के लिए तरह तरह की आवाजें करने लगा। कभी उस पर पानी डालता तो कभी ताली बजाने लगा। भीड़ और इस प्रकार की हरकतें देखकर बारहसिंघा घबरा गया। वहीं सूचना पर पहुंची वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट की टीम ने इसका सकुशल रेस्क्यू किया। उत्तरकाशी में हर तीसरे साल बौख टिब्बे पर लगने वाले बौख नाग देवता के मेले में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी है। बड़ी संख्या में बोख के भक्त शामिल होने पहुंच रहे हैं। बौख नाग देवता में इस पूरे क्षेत्र में बड़ी आस्था है। बौख नाग में रात भर जागरों का दौर चलता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार सच्चे मन से नंगे पांव इस मेले में शामिल होने वाले नवदंपति और संतान विहीन लोगों की संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी होती है। समुद्र सतह से करीब 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बौख टिब्बा का प्राकृतिक सौंदर्य देखने लायक है। राड़ी कफनौल मोटर मार्ग के पास 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित बौखनाग जाने के लिए 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाबा बौखनाग की यहाँ बासकी नाग के रूप में उत्पत्ति हुई। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण टिहरी जनपद में सेम मुखेम से पहले यहाँ पहुँचे थे, इसलिए एक वर्ष सेम मुखेम और दूसरे वर्ष बौखनाग में भव्य मेला आयोजित होता है।
दुनिया भर में आसानी से बाघ दर्शन के लिए मशहूर उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई है जो कि शायद ही आपने पहले कभी देखी होगी या फिर इसके बारे में सुना होगा। जी हाँ, बांधवगढ़ के साथ साथ संभवतः प्रदेश का ये पहला मामला होगा जब आप एक जंगली हाथी को इंजेक्शन और ड्रिप चढ़ाते हुए देख रहे होंगे। लेकिन ये सच है और तस्वीरें बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पनपथा बफर जोन के जमुनिया बीट के कक्ष क्रमांक 182 से हैं, जहां पार्क के गश्ती दल ने एक जंगली हाथी को बेहोश देखकर खबर प्रबंधन तक पहुंचा दी। फिर क्या था, कुछ ही देर में पार्क का अमला सक्रिय हो गया और रेस्क्यू टीम के साथ डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंच गई। सबसे पहले डॉक्टर बेहोश पड़े हाथी की नब्ज टटोलने लगे और फिर डॉक्टरों ने दर्जनों इंजेक्शन के साथ बेहोश हाथी के 40 से ज्यादा बॉटल ड्रिप चढ़ाई, जिसका असर हुआ और धीरे धीरे हाथी होश में आने लगा। हाथी पूरी तरह होश में तो आ गया, लेकिन ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था। लिहाजा रेस्क्यू टीम ने जेसीबी मशीन बुलाई और उसकी मदद से हाथी को धीरे धीरे खड़ा करके जंगल की तरफ विचरण के लिए छोड़ दिया गया। यूपी के जनपद बदायूं से एक अनोखा मामला सामने आया है। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे देखकर और सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि इंसानों और जानवरों का पोस्टमार्टम होते हुए सुना होगा, लेकिन चूहे का पोस्टमार्टम? चौंकिए नहीं, सच में सदर कोतवाली क्षेत्र में एक चूहे का बरेली के IVRI पोस्टमार्टम हुआ, जिसकी एक हफ्ते बाद रिपोर्ट आएगी, जिसमें 3 अलग अलग जगह की रिपोर्ट के आधार पर मौत के कारण पता चलेंगे। दरअसल पशु प्रेमी विकेंद्र शर्मा ने सदर कोतवाली पुलिस को एक तहरीर दी है, जिसमें एक चूहे को मारने के उद्देश्य से उसकी पूंछ पर पत्थर बांधा गया और नाले के पानी में डुबोया गया, जिसका वीडियो भी पशु प्रेमी ने बनाकर सदर कोतवाली पुलिस को दिया है, जिस पर पुलिस ने चूहे का पोस्टमार्टम कराया और जाँच में जुट गई है। पशु प्रेमी का कहना है कि अगर पुलिस मामला दर्ज नहीं करती तो वह कोर्ट का भी सहारा लेंगे और किसी भी हालत में ऐसे लोगों को छोड़ेंगे नहीं जो पशुओं के लिए क्रूरता से उनकी हत्याएं करते हैं। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे में एक बार फिर मानवीय संवेदना तार-तार हुई है। ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक और एक महिला की मौत हो गई थी। जीआरपी ने दोनों शवों को अज्ञात होने के चलते शिनाख्ती के लिए मोर्चरी में रखवाया था। इस दौरान जीआरपी द्वारा दोनों शवों की शिनाख्ती का प्रयास भी किया गया, लेकिन दोनों ही शवों की शिनाख्त नहीं हुई। ऐसे में जीआरपी ने दोनों अज्ञात शवों का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए शवों को नगर परिषद के सुपुर्द कर दिया है। लेकिन नगर परिषद के कर्मचारियों ने दोनों शवों को कचरा डालने वाली ट्रैक्टर ट्रॉली में डालकर शमशान तक पहुंचाया। नगर परिषद द्वारा मानवीय संवेदनाओं को तार-तार करते हुए हर बार लवारिस शवों को कचरा डालने वाले वाहनों के जरिए शमशान तक पहुंचाया जाता है। बांसवाड़ा की इन तस्वीरों को देखकर यही कहा जा सकता है कि इंसान के जीवन की शायद कोई कीमत नहीं है। इलाज के लिए मरीज को अस्पताल ले जा रही एम्बुलेंस को ही इलाज की जरूरत है। बीमार के तीमारदार बीमार को एम्बुलेंस में रखकर उसे धक्का मारने को मजबूर हैं, क्योंकि पहले तो एम्बुलेंस का डीजल खत्म हो गया और जब परिजन डीजल लेकर पहुंचे तो एम्बुलेंस स्टार्ट ही नहीं हो पाई और करीब 1 किलोमीटर तक एम्बुलेंस को धक्का दिया गया। थक हार कर परिवार ने एम्बुलेंस चालक के आगे हाथ फैलाए और दूसरी एम्बुलेंस मंगाने को कहा। तब कहीं 40 मिनट के अंतराल में दूसरी एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही बीमार ने दम तोड़ दिया। इन तस्वीरों को देखकर ये साफ कहा जा सकता है कि यहाँ मरीज ने नहीं बल्कि सिस्टम ने दम तोड़ा है, जो दावा करता है कि जीवन अमूल्य है। गाड़ी चली नहीं, स्टार्ट नहीं हुई, फिर हमने धक्का लगाया तो भी स्टार्ट नहीं हुई गाड़ी। फिर हमने आधा घंटा से 40 मिनट और गाड़ी दूसरी गाड़ी है उसमें टाइम लगा और वहाँ इतने देर तक बैठे रहे और 11 से 3 बज गई अभी तक। और पेशेंट का अगर कुछ होता है तो उसका कौन जिम्मेदार होता है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान नित नए आयाम गढ़ रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से ओशन सेट 3 सैटेलाइट लॉन्च की। इसके साथ ही भूटान के लिए खास रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट समेत 8 नैनो सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए गए। भूटान सेट यानी इंडिया भूटान का जॉइंट सैटेलाइट है, जो एक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर है। यह एक नैनो सैटेलाइट है। भारत ने इसके लिए भूटान को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है। भूटान सेट में रिमोट सेंसिंग कैमरे लगे हैं, यानी ये सैटेलाइट जमीन की जानकारी देगी। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बताया कि PSLV C-54 ने ओशन सेट 3 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक उसकी तय की गई कक्षा में स्थापित किया है।
आपको बता दें कि ओशन सेट 1 को पहली बार साल 1999 में लॉन्च किया गया था। इसके बाद इसका दूसरा सैटेलाइट 2009 में अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था। बीच में ओशन सेट 3 लॉन्च करने के बजाय स्कैट सेट को भेजा गया था क्योंकि ओशन सेट 2 बेकार हो चुका था। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के स्वराज द्वीप पर मिशन प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रतिनिधियों ने काला पत्थर समुद्र तट पर योग किया। इस दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची और भारत के G20 अध्यक्षता के मुख्य समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगला भी उपस्थित रहे। भारत के G20 समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि काला पत्थर समुद्र तट पर सूर्योदय के समय योग सत्र का आयोजन हुआ है। दिल्ली से अंडमान आए सभी G20 राजदूतों ने इसमें हिस्सा लिया। इसके बाद हमने समुद्र तट की सफाई अभियान की जिसमें सभी राजदूतों ने हिस्सा लिया। श्रृंगला ने कहा कि पीएम ने पर्यावरण के लिए जीवन शैली पर जोर दिया है कि हमारा वर्तमान जीवन स्तर टिकाऊ नहीं है और हमें पर्यावरण के लिए मिलकर कुछ करना होगा। वहीं अर्जेंटीना के राजदूत ह्यूगो जेवियर गोब्बी ने कहा कि यह वास्तव में आध्यात्मिक और ताज़ा अनुभव रहा। यहाँ इतने खूबसूरत माहौल में होना वास्तव में प्रेरणादायक है। भारत की G20 अध्यक्षता पर उन्होंने कहा कि एजेंडा दुनिया में संबंधों और सहयोग के विकास के लिए बहुत समृद्ध और अच्छा है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। आए दिन आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश करता है या फिर ड्रोन के जरिए भारत में नशीले पदार्थ और हथियारों को पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन सतर्क बीएसएफ के जवान उसकी हर कोशिश को नाकाम कर देते हैं। शुक्रवार देर रात भी पाकिस्तान ने फिर वही हिमाकत की। बीएसएफ के चौकस जवानों ने ड्रोन को गिरा दिया। अमृतसर सेक्टर के अंतर्गत चौकी दाउकी में शुक्रवार रात को ड्रोन मूवमेंट देखने के बाद जवानों ने फायरिंग कर ड्रोन को जमींदोज कर दिया। सर्च ऑपरेशन के दौरान जवानों ने ड्रोन को एक खेत से रिकवर किया। यह एक ऑक्टोकॉप्टर DJI मैट्रिस है जिसे पाकिस्तानी तस्कर हथियार और नशीले पदार्थ सरहद पार पहुंचाने में प्रयोग करते हैं। वहीं पठानकोट और अमृतसर सेक्टर में 3 जगह घुसपैठ की कोशिश हुई। पठानकोट सीमा पर बीएसएफ की 121वीं बटालियन ने रात BOP फरईपुर के सामने पाकिस्तान की चौकी जलाला के पास कुछ घुसपैठिए देखे जो जवानों की फायरिंग के बाद पीछे भाग गए। पराली का नाम आते ही प्रदूषण की याद आ जाती है, जिसका असर राजधानी दिल्ली तक पहुंच गया था और AQI एक चरम सीमा पर पहुंच गया था। इसके लिए हरियाणा पंजाब के किसानों द्वारा खेतों में पराली जलाना सबसे मुख्य कारण बताया जा रहा है। जहां पराली लोगों के लिए अभिशाप बनी तो कैथल के किसानों के लिए वरदान भी साबित हुई, जिसको बेचकर किसान हजारों का फायदा कमा रहे हैं। पराली को मंडियों में बेचकर प्रति एकड़ लगभग 7,000 रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। कैथल में 20 के करीब पराली की मंडियां लगी हैं जो किसानों से पराली खरीद रहे हैं। दरअसल कैथल के कांगथली प्लांट में कराली से बिजली भी बनाई जा रही है। 15 मेगावाट की इस बिजली का प्लांट में पराली का इस्तेमाल करके प्रतिदिन 3,96,000 यूनिट बिजली बनाई जाती है, जिसमें सिर्फ पराली को ही ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पराली को जलाने के लिए प्लांट की भट्टी में खास तरह की तकनीक इस्तेमाल की जाती है, जिसके चलते इसका फिल्टराइजेशन इतना सटीक होता है कि प्रदूषण नहीं होता। ये डेनमार्क की खास तकनीक है जिससे पराली से बिजली बनाई जाती है और प्रदूषण भी नहीं होता। 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख बाबा विश्वनाथ धाम में भक्तों ने दिल खोलकर दान किया है। वित्तीय वर्ष खत्म होने में अभी करीब 4 महीने का समय बचा हुआ है। यहाँ 28 करोड़ 37 लाख रुपए का चढ़ावा चढ़ाया गया। इस चढ़ावे को लेकर ये बात भी सामने आई है कि बाबा विश्वनाथ के भक्त डिजिटल इंडिया मुहिम में भी बड़ा योगदान दे रहे हैं। कुछ चढ़ावे में से 40% ऑनलाइन चढ़ावा है। गौरतलब है कि कोरोना काल से ठीक पहले साल 2018 से 19 में सर्वाधिक 26 करोड़ 65 लाख रुपए का चढ़ावा आया था। इसमें अप्रैल और मई में रिकॉर्ड 9 करोड़ 5 लाख रुपए चढ़ावा के तौर पर आए थे। काशी कॉरिडोर बनने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है, जिसका सीधा प्रभाव बाबा विश्वनाथ के खजाने पर भी पड़ा है। इसके साथ ही काशी की देव दीपावली और श्रावण मास में श्रद्धालुओं की संख्या बीते वर्षों की तुलना में 2 गुनी हो गई है। साथ ही अब वीकेंड पर भी ज्यादा श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में इन दिनों चारों तरफ भारतीय संस्कृति की महक बिखरी हुई है।
विभिन्न प्रदेशों के लोक कलाकार यहाँ अपनी प्रस्तुति से पर्यटकों का मनोरंजन कर उनका दिल जीत रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मयूर नृत्य, जम्मू कश्मीर के डोगरी नृत्य, इसके साथ ही पश्चिम बंगाल और राजस्थान के कलाकारों के मंचन ने सभी का मन मोह लिया और इन्हें देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय राज्यों की कला के संगम के बीच कलाकार अपने अपने राज्य की कला का बखूबी बखान कर रहे हैं। यहाँ पहुँचे कलाकारों ने कहा कि बेशक कोरोना काल का समय 2 साल तक रहा, लेकिन उन्होंने अपनी कला को कोरोना काल में लोगों को ऑनलाइन माध्यम के जरिए भी रखा। ब्रह्म सरोवर के पावन तटों पर भारतीय संस्कृति के महक को दूर दूर तक महसूस किया जा सकता है। लोग अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की ओर खींचे चले आ रहे हैं। ठंड आते ही अंडा लोगों की पहली पसंद बन जाता है और सर्दियों में इसकी मांग भी बढ़ जाती है। इस साल एग फार्मिंग करने वाले किसान महंगाई से त्रस्त हैं, जिसका असर अंडे के दाम पर भी पड़ रहा है। पिछले साल की तरह इस साल अंडे के दाम में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसके कारण उत्पादक से लेकर खरीदार तक सभी इससे प्रभावित हुए हैं। इसके पीछे का मुख्य कारण है मुर्गों को खिलाए जाने वाला चारा। मुर्गी पालक बताते हैं कि चारा के दाम में वृद्धि होने के कारण उनकी कमाई पर असर पड़ा है। कल तक मुर्गी पालक को ठंड के मौसम में अच्छी कमाई हो जाती थी, लेकिन इस साल ऐसा कुछ असर नहीं दिख रहा और इस साल भी दाम में कमी आने के आसार नहीं है। सरकार के प्रोत्साहन के बाद भी इनके व्यवसाय पर असर पड़ा है। डिमांड ज्यादा होने के बाद भी मुर्गी पालक अंडे की सप्लाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इसके कारण इनके व्यवसाय पर इस साल असर देखने को मिल रहा है। इनकी मांग है कि चारे के दाम में थोड़ी राहत दी जाए ताकि उन्हें कुछ लाभ मिल सके। जुगाड़ बड़े काम की चीज होती है, सही लग जाए तो इंसान आबाद हो जाता है। पूर्णिया के एक 70 साल के बुजुर्ग इसी जुगाड़ की वजह से युवाओं के सामने मिसाल बन गए हैं। दरअसल डगरुआ निवासी मोहसिन का 0 माइल पर बने मुर्गे की दुकान को अतिक्रमण खाली कराने के दौरान प्रशासन ने उजाड़ दिया था, लेकिन मोहसिन ने अपना हौसला नहीं खोया। लोगों से उधार और कर्ज लेकर 1,10,000 में एक जुगाड़ गाड़ी खरीद ली। उसी गाड़ी को सजाकर अब वो घूम घूम कर मुर्गे की दुकान चला रहे हैं। मोहसिन ने कहा कि इसी जुगाड़ गाड़ी में उनके सोने की भी व्यवस्था है, जहां नींद लगने पर वे मच्छरदानी लगाकर सो भी जाते हैं। उन्होंने कहा कि पहले सड़क के किनारे उनकी एक छोटी सी मुर्गे की दुकान थी, लेकिन 10 दिन पहले गुलाब बाग में अतिक्रमण खाली कराने के दौरान प्रशासन ने उनकी दुकान तोड़ दी। आज वो उसी जुगाड़ गाड़ी के जरिए हर दिन 20 किलोमीटर दूर अपने घर डगरुआ से गुलाब बाग आकर घूम घूम कर मुर्गा, बत्तख, कबूतर बेचते हैं और इससे हो रही कमाई से अपने परिवार के 8 लोगों का भरण पोषण कर रहे हैं। वहीं लोग भी उनके साहस की तारीफ कर रहे हैं। शहर में धीरे धीरे सर्दी दस्तक देने लगी है, तापमान गिर रहा है। इंसानों के साथ ही जानवर भी इससे परेशान होने लगे हैं। उदयपुर के सज्जनगढ़ अभयारण्य में वन्य प्राणियों को सर्दी से बचाने के लिए इंतजाम शुरू कर दिए गए हैं। यहाँ उनके खाने पीने से लेकर उनके रहने के लिए विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। उनकी डाइट का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। उन्हें खाने में ऐसी वस्तुएं दी जा रही हैं जिससे उन्हें ठंड का एहसास न हो। इसके साथ ही सोने के दौरान उन्हें ठंड न लगे, इसके लिए जमीन पर घास बिछाई जा रही है। साथ ही उनके बाड़े में पर्दे भी लगाए जा रहे हैं। जानवरों के लिए की जा रही इन व्यवस्थाओं को देखकर यहाँ आने वाले पर्यटक भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की मनाली घाटी में सर्दियों के दस्तक देते ही जहां प्रदेश की ऊंची चोटियों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है, वहीं ठंड ने भी अपना कहर बरपाना आरंभ कर दिया है। लेकिन इन सब के इतर मनाली सहित आसपास के क्षेत्रों में बीते दिनों हुई ताजा बर्फबारी के बाद अब पर्यटकों ने भी यहां का रुख करना शुरू कर दिया है, जिससे मनाली के मॉल रोड सहित आसपास के पर्यटक स्थल पर्यटकों से गुलजार हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर सर्दियों के मौसम को देखते हुए अब मनाली प्रशासन भी अपनी तैयारियों में जुट चुका है। बर्फबारी के दौरान रास्ते बंद न हो और सड़कों को बहाल रखने के लिए मशीनरियों को तैनात कर दिया गया है। वहीं पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए अब रोहतांग दर्रे को भी पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। मनाली में 3 तरह के रोड हैं। नेशनल हाईवे है, PRO का रोड भी है, PWD का मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स है, रोड्स फॉरेस्ट के भी है। सभी डिपार्टमेंट्स को जो है हमने इनसे बात करके जब जब स्नोफॉल होता है तो वो स्नो क्लियरेंस जो है टाइमली करना सुनिश्चित करना।
पश्चिम भारत और राजस्थान के इकलौते हिल स्टेशन माउंट आबू में शुक्रवार को तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार का तापमान 1 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं अरावली की उच्चतम चोटी गुरु शिखर की बात की जाए तो तापमान 0 से 2 डिग्री नीचे रहा। आलम ये रहा कि यहाँ पाला गिरने लगा है। अधिकतम तापमान की बात की जाए तो 20 डिग्री पर रहा। वहीं इस बार पर्यटकों की संख्या में दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है। माउंट आबू में बने पर्यटन